कंठस्थ था वेद, है ना। फिर भी उस विधि से इस तर्क को नहीं ले गए अस्तित्व मूलक विधि, क्योंकि उसमें सार्वभौमिकता में दिक्कत होती है ना। तो एक जगह बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं चाहता तो वेदों से भी इस बात को कह सकता था, लेकिन इससे फिर लोग उसी तरफ चले जाते, वेदों की तरफ चले जाते, और फिर जो समस्या है वो यथावत रहती है ना। तो इसलिए फिर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन किया है ना, तो मानव शब्द का उपयोग किया है। इसीलिए बाबा जी का कोई भी जो विचार है वो व्यक्तिवादी नहीं है, परिवारवादी नहीं है ना। परिवारवादी का मतलब है जो वंशानुसंगीय परिवार है ना। अभी जो हम लोगों के परिवार हैं वो शरीर मूलक विधि से परिवार है ना, जिसको हम लोग वंश परंपरा कहते हैं ना। अभी समझदारी विधि से परिवार नहीं है। समझदारी विधि से परिवार का मतलब है जब संबंध पूर्णता के अर्थ में हो, प्रयोजन के अर्थ में हो, है ना। संबंध में जो निहित आशय है उसके अर्थ में संबंध का स्वीकृति हो, तब वो जो परिवार होगा उसको जागृत परिवार बोलेंगे, है ना। अभी जो परिवार है वो शरीर, वंश या कुटुंब उसकी सीमा में है ना, जो शरीर के आधार पे है। जबकि मानव शरीर नहीं है, मानव का आचरण केवल शरीर मूलक नहीं है। तो मानव में शरीर मूलक आचरण होने के बावजूद भी न्याय धर्म का स्वीकृति रहती है, मूल्यों का स्वीकृति रहती है। ये मानव के आचरण में स्पष्ट होता है ना। और मूल्यों के आधार पे यदि हम देखते हैं तभी सार्वभौमिकता पकड़ में आती, नहीं तो सार्वभौमिकता पकड़ में नहीं आती। क्योंकि शरीर मूलक जो भी क्रियाकलाप है वो सीमा में, संकीर्णता में ही होता है ना। उससे जो आचरण बनता है वो अस्थिर होता है, वो समुदाय चेतना में ही होता है, क्योंकि वो सीमित मानसिकता को, संकीर्णता को पैदा करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि इंद्रिय जो विषय हैं वो अस्थिर हैं, अनिश्चित हैं, सार्वभौमिक नहीं है। यानी सभी को लाल रंग पसंद हो ऐसा नहीं है ना, सबको एक ही स्वाद पसंद हो ऐसा नहीं। स्वाद होना चाहिए लेकिन एक ही स्वाद नहीं हो सकता। तो ऐसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपने रंग या अपने स्वाद के आधार पर व्यवस्था बनाएगा तो झगड़े हो जाएंगे, है ना, विवाद बन जाएगा। तो शरीर मूलक विधि से हम अपने स्वाद को तय कर सकते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बना सकते, है ना। हम परिवार में सबका स्वाद निश्चित कर सकते हैं, इनका खट्टा, इनका मीठा, इनका कड़वा जो भी है, और आहार भी बना सकते हैं उस विधि से, लेकिन हम परिवार व्यवस्था को उस विधि से नहीं चला सकते। तो इसीलिए विचार में सार्वभौमिकता को पहचानने की जो दृष्टि है वो अनुभव मूलक विधि से ही आती है, शरीर मूलक विधि से नहीं आती, है ना। अनुभव मूलक विधि से ही जो वृत्ति है जिसको अपन विचार कह रहे हैं, विचार नियम को, न्याय को, धर्म को, सत्य को पहचान पाता है। तो नियम की सार्वभौमिकता है, न्याय की सार्वभौमिकता है, धर्म की सार्वभौमिकता है और सत्य की सार्वभौमिकता है। तो सार्वभौमिक दृष्टि संपन्न जब विचार होता है तो मानसिकता में सार्वभौमिकता आती है, जिसको अपन मानव चेतना कह रहे हैं। उससे कम में समुदाय चेतना ही आती है ना। समुदाय चेतना में हम जहाँ पर पहुँच गई है मानव जाति, समुदाय चेतना में समाधान नहीं। ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया एक समुदाय को स्वीकार कर ले, ये घटना नहीं घट सकती, है ना। और जब भी ये होगा तो युद्ध ही होगा, है ना, झगड़े ही होंगे। ये भी संभव नहीं है कि हम प्रलोभन से और भयभीत करके धर्मांतरण कर दें पूरी मानव जाति को, ये भी संभव नहीं। क्रिश्चियनिटी ने बहुत प्रलोभन विधि से धर्मांतरण का प्रयास किया, सफल नहीं हुए। इस्लाम ने युद्ध की विधि से बहुत धर्मांतरण किया, है ना, वो सफल नहीं हुआ। तो वो इस विधि से नहीं हो सकता, न्याय के विधि से हो सकता है। तो न्याय धर्म सत्य, और वो भी न्याय धर्म सत्य को सहअस्तित्व में देखना, सहअस्तित्व में देखना। शास्त्रों में देखने जाएंगे तो समस्या बन जाएगी, क्योंकि सभी समुदायों में न्याय का परिभाषा एक जैसा नहीं है। कोई समुदाय ये भी कहता है कि ब्याज लेना न्याय है, ऐसा भी कोई समुदाय कहता है ना। क्या बोले?
ब्याज लेना सब, और एक समुदाय कहता है ब्याज लेना अपराध है, इस्लाम बोल। तो ब्याज नहीं लेना को न्याय मानता है, एक ब्याज लेने को न्याय मानता है ना। ये केवल मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे 50 उदाहरण। यहाँ तक कि न्याय को, न्यायपालिका जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, उसमें भी न्याय को परिभाषित नहीं कर पाए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी न्याय का परिभाषा नहीं, तो न्याय समझ में ही नहीं आया। और वस्तुमूलक विधि से न्याय होता नहीं। जैसे हम सबको घर दे दें, सबको कपड़ा दे दें, सबको खाना पीना दे दें, इस विधि से होता नहीं न्याय, है ना। न्याय तो मानसिकता से होता है। जब हम सबके साथ संबंध को स्वीकारते हैं, सबके साथ संबंध निर्वाह करते हैं, उसी विधि से न्याय की सार्वभौमिकता सबको स्वीकार होती है ना। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनमें वस्तुमूलक न्याय है ना। हम हालांकि कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना, लेकिन सामाजिक न्याय हम डिफाइन नहीं कर पाए। तो कैसे डिफाइन किया सामाजिक न्याय को? तो उन्होंने कहा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको आर्थिक रूप से ऊपर लाना। उसके लिए उन्होंने कहा रिजर्वेशन करके उनको आर्थिक रूप से। इसीलिए रिजर्वेशन, जबकि संविधान जो है ये कहता है कि संविधान किसी के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ इससे भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जब आरक्षण है तो भेदभाव हुआ, तो उसको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि हम सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहते। सामाजिक न्याय कैसे आएगा? तो जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो आर्थिक रूप से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा प्रयोग हम लोगों ने किया, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न किया, स्पेशल पैकेज भी दिए, है ना। जैसे ट्राइबल एरिया में स्पेशल पैकेज दिया, आर्थिक ही हुआ ना, वस्तु का ही हुआ। उससे क्या हुआ? उससे एक क्रीमी लेयर बन गया। क्रीमी लेयर का मतलब है उस समुदाय में जो लोग थे वो लाभ लेने वाली एक क्रीमी लेयर बन गई। वो ही उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परिवार के लोग ही सारा शोषण कर लेते, दोनों तरफ से शोषण कर देते। सरकार से जो मिल रहा है उसका शोषण, और जो समाज से आ रहा है उसका भी शोषण, क्योंकि वो बीच में आ गए। जैसे मलाई क्या करती है, मलाई दूध में से ही खींच लेती है ना, ऐसा। तो वैसे ही क्रीमी लेयर बन गया। क्रीमी लेयर से और ज़्यादा अन्याय हो गया, है ना। जैसे जो ट्राइबल पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जो मिनिस्टर बने, तो मैं कुछ मंत्रियों को जानता हूँ, मतलब जो पहले सामान्य आदिवासी थे और आज उनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक का प्रॉपर्टी है ना। यानी पूरे बस्तर में उन्हीं की बसें चलती हैं, दूसरा कोई बस नहीं चला सकता, ऐसा। उनकी मर्जी से ही जंगल कटेगा, नहीं तो वो हिंसा करेंगे, मारेंगे। इसलिए वहाँ बस्तर में, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, इसीलिए वहाँ नक्सलवाद है। तो नक्सलवादी तो एक विचार है, उस विचार से ट्राइबल जो है उनको प्रलोभित कर देते हैं कि देखो तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम अगर लड़ोगे नहीं तो सारा जंगल लूट के ले जाएंगे, है ना। तो बेचारे लड़ने के लिए आ जाते हैं, उनको बंदूक चलाना सिखा देते, वो हिंसा करने लगते हैं। उसका मूल कारण है कि उनका समाज का आदमी, जिसको सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन दिया था कि अपने समाज का विकास करेंगे, वो विकास उसने अपने कुटुंब तक सीमित कर दिया। तो जिसको हम लोग रिजर्वेशन कह रहे हैं वो आर्थिक आधार पे हुआ, है ना। तो इसलिए हमने कहा ये जातियाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये पिछड़ी हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी, ये आर्थिक रूप से संपन्न है। तो गरीबी आधार नहीं बना, जाति को आधार बनाया, तो उसने जातिवाद को बढ़ा दिया, तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, सामाजिक न्याय नहीं निकला, राजनीतिक न्याय भी नहीं निकला। क्योंकि जैसे महिलाओं को हमने रिजर्वेशन दिया है ना, या राजनीतिक रूप से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही हुआ, उनके समुदाय का आदमी नेता बन गया, तो नेता बनने के बाद उसने अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली। जैसे दलितों के नेता बन गए, और दलितों के नेता ऐसे बन गए कि उनके पास संपत्ति का ही पता नहीं,
और वो संपत्ति कहाँ से आई? उनके जो समाज के जो लोगों को रिजर्वेशन मिला था ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने खूब करप्शन किया। वो करप्शन इकट्ठा करके नेताजी को दे दिया। नेताजी ने बड़ी बड़ी हवेलियाँ बना ली, पार्टी का फंड इकट्ठा हो गया, उससे उनकी राजनीति चली। और जब सत्ता मिली तो उसका उपयोग करके और अपनी संपत्ति को और बढ़ा लिया। मायावती का एक उदाहरण है हमारे पास। मायावती एक गरीब परिवार की थी, आज मायावती 2-5 हज़ार करोड़ की है ना, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब नोएडा में कम से कम 20% इमारतें मायावती की। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितना संपत्ति हो गई। और सरकारी तरीके से जो उन्होंने बड़ी इमारतें बनाई थी वही है। और उनका घर एक किले जैसा है, मायावती का घर जो है। तो अपन को मायावती से, क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, तो मायावती से अपन को कोई मतलब नहीं, प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं कि प्रवृत्ति कैसे है। यही हम लोग बाकी नेताओं में देख रहे हैं। जो जातिगत नेता थे उनके सबके पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई है ना, और वो आज राजनीतिक न्याय तो उससे निकला नहीं, बल्कि राजनीतिक अन्याय का कारण बन गया। तो सामाजिक न्याय नहीं हुआ, आर्थिक न्याय नहीं हुआ और राजनीतिक न्याय नहीं हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी ही है, कम थोड़ी हुई है ना। तो आर्थिक न्याय का मतलब था आर्थिक रूप से समान होना, तो वो तो हुआ नहीं। विषमताएं बढ़ी हैं है ना, तो इस विधि से निकला नहीं। तो इसीलिए कहा कि न्याय परिभाषित नहीं हुआ। तो अभी एक तरफ हमने कहा संपत्ति का अधिकार है, तो बाकी लोगों ने अपराध करके, व्यापार करके, लूट के, शोषण करके अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन उसका संरक्षण करता है ना। दूसरी तरफ दूसरे जो गरीब लोग मेहनत करके अपना कुछ कमा सकते थे, उनको हमने स्लेब बना दिया है ना, नौकर बना दिया। इसके कारण से उनको आर्थिक समानता में आने नहीं दिया है ना। ऐसी व्यापार को, ऐसा ठेकेदारी को, कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से सुनिश्चित किया कि उसका बड़ा फ़ायदा कुछ एक कंपनियों को या कुछ व्यक्तियों को मिलेगा, बाकी मजदूर ही बने रहेंगे। तो उसके कारण से अमीरी गरीबी की खाई जो है वो बहुत बढ़ गई और गरीबों की संख्या बढ़ गई है ना। तभी हम लोग इतना ही कर पा रहे हैं कि गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर ले आए। गरीबी की रेखा से मतलब मिनिमम जो वेज होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो पर कैपिटा थोड़ा सा बढ़ गया है। तो गरीबी की कोई रेखा बनाई। कभी कभी क्या करते हैं, वो गरीबी की रेखा कोई नीचे कर देते, तो कम हो जाते हैं, गरीबों की संख्या कम हो जाती। जैसे हमने कहा था कि अगर एक महीने में 1000 रुपये है, उससे कम है तो गरीब है, उससे अधिक है तो अमीर है। तो अब रुपए का आमदनी तो बढ़ गई समाज में। जिनको 1000 तनख्वाह मिलती थी उनको 5000 मिलने लगी, लेकिन गरीबी की रेखा 1000 पे ही अटकी रही है ना। तो उसके कारण से गरीब कम हो गए, लेकिन गरीबी जैसी थी वैसी बनी रही, ऐसा है। तो ये निकला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सफल नहीं हुए। इसीलिए बाबा जी ने विकल्पात्मक विधि से उन समस्याओं के जड़ में जाके देखा, तो जो विचार है वो प्रियहित लाभ का शरीर मूलक विचार होने के कारण से, विषयों का विचार, उसका शिक्षा, उसका उत्पादन है ना, उससे मानसिकता, उसके आधार पे जो अस्थिरता, अनिश्चितता, उसको नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रयोग है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं पीनल कोड है ना। तो हम ये कल्पना ही नहीं कर पाए कि आदमी स्वयं स्फूर्त विधि से नियंत्रित हो सकता है, डंडे से ही नियंत्रित हो सकता है। ये हमने सीखा कहाँ से? जानवरों से है ना। जानवर को हम डंडे से नियंत्रित करते थे, तो आदमी भी जानवर है, क्योंकि मानव को जीव माना गया, तो आदमी को भी डंडे से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ से दंड केंद्रित या शक्ति केंद्रित शासन जो है वो आया। आज हम लोग जो भी समाज में नियंत्रित दिखते हैं वो डंडे के कारण दिखते हैं। जैसे अभी हम लोग नेपाल को देख रहे थे, डंडा कमज़ोर पड़ा तो दंगा हो गया। जैसे ही आर्मी आई उसने थोड़ा सा नियंत्रण कर दिया, तो डंडा मजबूत हुआ। तो
वैसे ही जब कभी समाजों के सम्मेलन होते हैं, जैसे अंबेडकर जयंती जब मुंबई में रहती है तो लोग दुकानें बंद कर देते हैं क्योंकि वो लूटपाट करते हैं। जब उनको लगा कि उनके पास ताकत आ गई तो लूट लेते हैं। तो स्टेटस ये है, मतलब जो वर्तमान स्टेटस है कि अच्छा, ये केवल भारत में ऐसा नहीं है, नेपाल में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, बाकी जगह भी है। कहीं प्रलोभन ज़्यादा है, कहीं दंड ज़्यादा है। जैसे कुवैत में डंडा ज़्यादा है ना, छोटे से अपराध में हाथ काट लो, गला काट दो, ऐसा वाला है वहाँ पे, इसलिए वहाँ ज़्यादा भय से नियंत्रण है। और अमेरिका में प्रलोभन से नियंत्रण है, और पैसा और पेंशन और सुविधाएं ऐसा दे के उनको नियंत्रण में रखे। वो कम होती है तो अनियंत्रित होता है। को जरा डिफाइन करो, विश्लेषण और तुलना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास और विश्लेषण का, मेरे पास एक ये पेन है और एक ये पेन है, तो तुलना का मतलब है ये हरे रंग का होगा, मतलब इसमें हरी चलता होगा, ब्लू, ये तुलना हो गई। विश्लेषण का मतलब है इसकी लंबाई इतनी है, इसकी गोलाई इतनी है, इसका कलर ऐसा है, इसकी टिप इतनी मोटी है, इसकी कीमत जो है वो 15 रुपये है या 25 रुपये है ना, और महंगा भी पेन आता है जिसकी कीमत जो है वो, ये सब विश्लेषण क्रिया है ना। जब हम इसकी एक एक चीज़ को है ना तुलना विधि से देखते हैं तब हम उसको विश्लेषण कहते हैं। जब पूरी वस्तु को पूरी वस्तु के साथ देखते हैं तब उसको तुलन कहते हैं ना। सरखामणी गुजराती में, गुजराती में जो कंपैरिजन या कंपैरिजन एंड एनालिसिस है अंग्रेजी में। विश्लेषण एनालिसिस, एनालिसिस अंग्रेजी में, गुजराती में नहीं। गुजराती में कंपैरिजन। इंग्लिश शब्द भी हम गुजराती में बोल देते हैं। जी जी, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो ये लिखा है, जागृत मानव परंपरा में न्याय धर्म से सत्य से तुलन विश्लेषण होता है। अभी जब जागृत नहीं है तो शरीर मूलक प्रणाली से यानी प्रिय हित लाभ के आधार पे तुलन विश्लेषण होता है। तो ये जो जागृत मानव परंपरा किसको कह रहे हैं, तो यहाँ लिखा है कि अखंडता, छोटा और कर दीजिए, अखंडता सार्वभौमता, अखंडता सार्वभौमता सह सूत्र व्याख्या रूप में प्रमाण सहज परंपरा में न्याय अन्याय धर्म अधर्म सत्य असत्य रूप में निर्धारित करना ही तुलन की क्रिया है। अभी हम लोग वस्तु के आधार पे करते हैं, कम वस्तु के कम ज़्यादा होने के आधार पे, है ना। यहाँ कह रहे हैं न्याय अन्याय धर्म अधर्म के आधार पे जागृत मानव परंपरा में होगा, है ना। और यह दृष्टापद प्रतिष्ठा सहित जागृति से प्रमाण के रूप में वर्तमान होना ही परंपरा है। और जागृत को परिभाषित किया है, जागृत मानव या जागृत जीवन से 10 क्रियाओं को व्यवहार व व्यवस्था में स्पष्ट करता है। यानी ये जो 10 क्रियाएं हैं, यानी जो आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, चिंतन, बोध और संकल्प, अनुभव, प्रमाण है, इसको वो कहाँ प्रमाणित करता है? व्यवहार में और व्यवस्था में। तो मानव में जो व्यवहार है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में, है ना। व्यक्ति में व्यवहार है, परिवार में संबंधों की स्वीकृति और संबंधों में भागीदारी के रूप में, है ना। फिर परिवार में व्यवहार है, परिवार में एक से अधिक संबंध होते हैं, तो एक से अधिक संबंधों में निर्वाह करना, है ना, तब वो परिवार में न्याय। फिर परिवारों की परस्परता में जो न्याय है उसको समाज में न्याय कह रहे हैं ना। फिर ऐसे जो बहुत सारे संगठन बनते हैं, उन सब से बड़े संगठन के रूप में राष्ट्र में न्याय है। राष्ट्र में न्याय का मतलब इस पूरी मानव धरती, मानव समाज में न्याय, उसको राष्ट्र में न्याय है। अभी की भाषा में कहें तो एक देश की सीमा में जो न्याय है, और अंतर्राष्ट्र का मतलब दुनिया के सभी देशों की में जो परस्पर न्याय है।
तो न्याय को हम लोग व्यवहार में देखते हैं तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। व्यवस्था में देखते हैं तो परिवार व्यवस्था से लेके विश्व व्यवस्था तक। व्यवस्था में देखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में न्याय, उत्पादन कार्य में न्याय, विनिमय कोष में न्याय, स्वास्थ्य संयम में न्याय, न्याय सुरक्षा में न्याय, है ना। न्याय सुरक्षा जो व्यवस्था है उसमें न्याय। अभी उत्पादन में भी अन्याय है, विनिमय में भी अन्याय है, स्वास्थ्य संयम में भी अपना अन्याय है, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं शोषण में आधारित हैं। ये सभी व्यवस्थाएं जो है शोषण का तंत्र है। ये व्यवस्थाएं शिक्षा सुलभता, स्वास्थ्य सुलभता के अर्थ में नहीं है, यानी सर्व शुभ के अर्थ में, सर्व सुख के लिए नहीं है, इसलिए इसमें अन्याय है। ठीक है, तो व्यवस्था भी अन्याय की है और व्यवहार भी अन्याय का, क्योंकि व्यवहार में जब तक समुदाय चेतना है, व्यक्तिवादी चेतना, तब तक न्याय हो ही नहीं सकता। न्याय के लिए मानव चेतना की ज़रूरत है, क्योंकि यदि समुदाय चेतना है तो हम समुदाय की सीमा तक न्याय की बात सोच सकते हैं ना। दूसरे समुदाय के साथ हम न्याय की बात सोच ही नहीं पाते। और ये हर समुदाय की स्थिति है, केवल ऐसा नहीं है कि भारत का समुदाय की बात। दुनिया के सभी समुदायों में यही रहता है कि वो अपने समुदाय तक सोचते हैं। तो इसलिए अपने समुदाय के लोगों को रोज़गार मिल जाए, पैसा कमा लें, हमारे धर्माचार्यों के पास पैसा इकट्ठा हो जाए, है ना, फिर उससे हम और ज़्यादा मंदिर मस्जिद बना पाएँ, है ना, गुरुद्वारे चर्च बना पाएँ, है ना, और उसमें संपत्ति इकट्ठी रहे ताकि जो धर्म संप्रदाय का काम चलता रहे। और जब इसमें कोई बाधा पैदा करे तो उससे लड़ना है, युद्ध करना है। तो मैं जब यूरोप का हिस्ट्री पढ़ रहा था तो यूरोप की हिस्ट्री में आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो जो इस मुस्लिम लुटेरे थे वो क्रिश्चियन इलाकों में जाके लूटते थे। तो लूट के जो संपत्ति इकट्ठी होती थी उसमें से एक हिस्सा जो धर्म के जो हैं मौलवी, मौलाना, मस्जिद, उसको देते थे। और उस वहाँ के जो शासक थे वो उनका संरक्षण करते। उनके साथ एक एग्रीमेंट था कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं लूटोगे, आप लूटना है वहाँ जाके लूटो, और उस लूट से जो मिलेगा उसमें से हमको देना पड़ेगा। एक प्रकार का टैक्स है ना। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, कंपनियों को छूट है, आपको जितना लूटना है लूटो, बस हम टैक्स लगाएंगे आप पे। सामान्य आदमी पे 10% लगाएंगे, आप पे 40% लगाएंगे, है ना। लेकिन आप लूट सकते हो, जितना लूटना है लूटो, जितना ठगना है ठगो। आप 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेच सकते हो तो बेचो, सरकार नहीं रोक रही है आपको, है ना। लेकिन अगर आप 100 में बेचोगे तो हमको 40 रुपए चाहिए, यदि एक सीमा से ज़्यादा बेचोगे तो, नहीं तो 25 चाहिए, और कम बेच पाते हो तो हमको 10 चाहिए, ऐसा। अभी जो सिस्टम है होता है ऐसे ही। तो वैसे ही संप्रदाय की सीमा में था, तुम ईसाइयों को लूटो, लूट के जो आएगा उसमें से टैक्स में हमको इतना दो, तो इतना दोगे तो हम आपको छेड़ेंगे नहीं तो आपको हम जेल में डाल देंगे, मार देंगे। तो यही क्रिश्चियन लुटेरों का हाल था। जैसे अभी भी जो समुद्री लुटेरे हैं, तो समुद्री लुटेरे किसी देश के नागरिक हैं, उस देश की सरकारें उनको संरक्षण देती हैं, हथियार देती हैं, सुरक्षा देती हैं, सूचना भी देती हैं, क्योंकि सूचना तंत्र सरकार के पास होता है। तो वो समुद्री लुटेरों को बता देती हैं कि तुम वहाँ पे हाथ नहीं डालना, मारे जाओगे, इधर पे इनको लूट सकते हो, इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लूट सकते हो, ये जहाज आ रहा है, वो जा रहा है, इसका ये पोजीशन, ये सब राज्य ही सुलभ कराता ना सूचनाओं को। तो उस विधि से समुद्री लुटेरों का जाल है पूरे दुनिया में। माफियाओं का भी यही है, जो ड्रग माफिया हैं, बहुत कोलंबिया में वहाँ की सरकार जो है ड्रग माफिया का संरक्षण करती, बचाती है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में ड्रग बेचो, हमको इतना % चाहिए। हम लोग भी यही करते हैं, आपको जितना शराब बेचना है बेचो,
चाहे आप एक बोतल में एक बोतल फ्री करके बेचो, जैसा दिल्ली सरकार ने किया। हमको टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, है ना। तो वो मानते ही नहीं कि ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज, परिवार, व्यक्ति में कितना नुकसान होता है उससे कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। तो लूट का ही तंत्र हुआ ना ये। तो हम भी सब बेच रहे हैं, गांजा भी बेच रहे हैं, सिगरेट भी बेच रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं, आदि आदि बहुत सारे, बंदूकें भी बेच रहे हैं। हम इनको खराब ही नहीं मानते, खराब मानते तो क्यों बेचते। फिर जंक फूड भी बेच रहे हैं, हमको पता है कि इससे हेल्थ खराब होगी, कानून तो बना हुआ है, कानून का सर्टिफिकेशन करने के लिए पैसे वैसे दे के अपना सर्टिफिकेशन करा लेते हैं, फिर उसको बाज़ार में बेचते हैं, उससे हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होती है तो अस्पतालों की संख्या बढ़ती है, दवाई ज़्यादा बनाना है, अस्पताल ज़्यादा खोलने हैं, क्योंकि भीड़ होती है अस्पतालों में। उस सबके मूल में जंक फूड है, और सरकार को भी पता है कि ये जंक फूड है, फिर भी करते हैं। इसका मतलब है कि लूट की सरकार है ना, विष चक्र, विशस चक्र है ना, विशस साइकिल, ऐसा है, कुचक्र बोलेंगे, कुचक्र है ये, जीने का चक्र तो नहीं। तो अभी जो समुदाय चेतना में जो लोग हैं वो इसको बोल नहीं पाते खुल के, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास संपत्ति घटे, सरकार फिर उंगली करेगी, है ना, तो इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। इसलिए समाज की ताकत को पैदा करना पड़ा। समाज ही कहे ये ठीक नहीं है, बंद करिए, है ना। तो जितना नशे से फ़ायदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन सरकार को उससे भी फ़ायदा होता है। जैसे आप बीमार पड़ोगे तो सरकार का ताकत और बढ़ता है ना, इन्फ्लुएंस बढ़ता है, क्योंकि अब आप पे दबाव बनाओगे, अस्पताल खोलो, फिर आप अस्पताल खोलेगा तो वोट मिलेगा, तो हमारा प्रभाव बनेगा, ऐसा है। कैसे फंसे हुए हैं हम लोग? क्योंकि हमारे मानव जाति में शरीर मूलक विधि से ही विचार है। इसको जब अनुभव मूलक विधि से विचार देखते हैं तो ये सारा तामझाम पता लगता है कि अन्याय कितना है, अधर्म कितना है, असत्य कितना है। और अन्याय, अधर्म और असत्य के लिए ही सारी व्यवस्थाएं हैं, समाजतंत्र हैं, धर्मतंत्र हैं, NGOs हैं, है ना। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कम से कम 1 लाख NGO काम करते हैं, सबका दाल रोटी चलता है ना। 1 लाख? कम से कम 1 लाख, हर गली कूचे में। नहीं, हाँ, बिजनेस हो गया है, बिजनेस तो नहीं हो गया? बिजनेस ही है, बिजनेस। तो NGO में नौकरी किसको मिलती है? NGO में कौन नौकरी कर सकता है? जो फंड का मैनिपुलेशन कर सकता है। आप जितना ज़्यादा फंड का मैनिपुलेशन कर सकते हैं उतने बड़े अधिकारी हो जाते हैं NGO में। नहीं है मैनिपुलेशन मतलब क्षमा मैंने अब हम क्या नाम है, नाम क्या है NGO का? हम अभी एक NGO में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम तो कुछ नहीं हो सकता। सामाजिक संस्थाएं हाँ होती, उस घोर असामाजिक संस्थाएं होती। मैं NGO के बारे में थोड़ा बताऊं। हमको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम मिला है, एक NGO में हम काम करते थे, तो वहाँ की मेयर ने कहा कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा, 60% आपको देना पड़ेगा, है ना, और हम आपको नंबर 1 में चेक से देंगे। अब उन्होंने आपको चेक से दिया, आपके खाते में नंबर 1 में, अब आपको उस नंबर 1 में से 60% उनको नंबर 2 में देना है, कैश में देना है ना। और वो जो 100 रुपये मिला है, खर्चा आपको 100 ही करना है,
वाउचर वगैरह और वाउचर 100 के देना है, बनाने पड़ेंगे। तो अब आपको 60 के तो फर्जी बनाने ही हैं और कुछ आपको अपना भी कमाना है तो 80 के बनाने हैं, तभी तो आपको 20% मिलेगा। अगर आप ये मैनिपुलेशन कर सकते हो तो आपको काम ही काम है, जितना चाहे आप करो। वाउचर भी बनाओ और भी करो तो सब फर्जी वाउचर, फर्जी बिल, फर्जी ये, घर में चलाना, फर्जी खर्चे, फर्जी सैलरी। पता ही नहीं होगा आप कितने एनजीओ में नौकरी कर रहे हैं, आपके साइन करके सैलरी जा रही है, आपका साइन करके आपका गाड़ी का पैसा जा रहा है, ऐसा। फर्जी होटल के बिल, है ना, कि होटल में मीटिंग की, उसमें ये खर्चा हुआ, वो हुआ, उसके बिल लगा दिए। ऐसे करके मैनिपुलेशन, जितना मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, उतने बड़े एनजीओ के पदाधिकारी हैं। तो इसमें मान लीजिए कि लाख में 5000 अच्छे भी हैं, वो भी, उनको भी ऐसे ही सुनना पड़ता है। नहीं उनको तो काम हम एक मिलता ही मंत्री से नहीं, मिलने मिलता भी गए, नहीं। एक मिनिस्टर से, केंद्रीय मंत्री से, तो जैसे ही उनको पता लगा हम लोग एनजीओ से हैं, हमारा एनजीओ इंटरनेशनल था फिर भी, तो बड़े प्यार से कॉफ़ी मिलाई, बात करी, फ़ोटो खिंचवाई। जैसे ही उनको हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे एनजीओ को आप कुछ काम दिला दीजिए, इतना भड़क गए वो। हमको पता होता आप एनजीओ के लोग, हम घुसने नहीं देते आपको ऑफिस में। आप आए कैसे, किसने अलाउ किया? उसको बहुत डांटा अपने पीओ बुला के, कैसे एनजीओ का आदमी मेरे कमरे में आए, इतना डांटा। वो हमारा एनजीओ था, उसके डायरेक्टर की एक गलती से हम सबको डांट खाना पड़ी, ऐसा। एनजीओ मतलब जो अच्छा एनजीओ है वो भी पिस जाता है, उसका भी छवि खराब हो गई, ऐसा। हम एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे और हम AICTE में गए, तो उनका एक एडवाइज़र हमारी सारी बात सुनने के बाद उसने कहा, आप कहाँ फंस गए हो आप पाठक जी, वो तो कोई यूनिवर्सिटी है क्या, वो तो डिग्री बेचते हैं, आप जैसे मूल्य शिक्षा की बात करने वाले वहाँ कैसे नौकरी कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ सब जो हैं वो लूट तंत्र बन गई। एक यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, आप उनसे सब फ़ोन पे डील कर लो, पैसा जमा कर दो, और जो उसका गार्ड होता है ना, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहाँ पर आपको लिफाफा मिल जाएगा, वहाँ से लेके चले जाओ। मतलब आपको कोई किसी भी कैमरे में आप नहीं आ सकते कि आप कैंपस में आए थे। और नहीं तो उनका आदमी पोर्टर जो है आपको आपके घर पे दे जाएगा, ऐसा। हजारों की, लाखों की संख्या में डिग्रियां बेचने का काम जो है लोग कर, तो न्याय नहीं निकल रहा है, व्यवस्था नहीं निकल रही है, शोषण ही निकल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सपेक्टेशन थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता नहीं निकल रही है। किसको स्वतंत्रता है? पार्लियामेंट के मेंबर को तो स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी बात जो है अपनी मर्जी से कह सके, उसको चेहरा देखना पड़ता। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, है ना, लालू यादव क्या चाहते हैं, तेजस्वी यादव, उनका मोदी जी क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं, वही तो बोलेगा वो। तो वहाँ स्वतंत्रता कहाँ है? बोलने की आज़ादी, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी किनको है? जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बोलने की आज़ादी है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है उनको बोलने की आज़ादी है, 19(1) में, है ना। तो इसलिए बोलने की आज़ादी, उनको जमानत मिल जाती। और जहाँ प्योर बोलने की आज़ादी है पार्लियामेंट में, वहाँ बोल नहीं सकते। पार्लियामेंट में कोई गाली भी बकता है तो केस नहीं बन सकता है ना, क्योंकि बोलने की पूर्ण आज़ादी। और वहाँ एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने मन की बात नहीं कह सकता है, वो जो पार्टी लाइन होती है उसी से बोल सकता है। वोट भी नहीं डाल सकता क्योंकि व्हिप होता है, अगर आपने व्हिप का उल्लंघन किया आपकी सदस्यता खत्म है। तो वो भी आज़ादी नहीं है कि आप
यदि कोई बिल के अगेंस्ट में आपको वोट करना है तो आप वोट नहीं कर सकते। करते तो हैं, कहाँ करते हैं? बोलते हैं, क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। तो क्रॉस वोटिंग केवल इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होती है, क्योंकि वहाँ पे व्हिप नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये है कि वहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस वोटिंग अभी हुआ क्रॉस वोटिंग। बिल में नहीं होता। बिल में क्या होता है, निर्दलीय होते हैं या छोटे दल होते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं। मतलब वो किसी अपोजिशन में है तो वो उनकी पार्टी में नहीं होता क्रॉस वोटिंग, वहाँ तो पार्टी वाले नहीं करते। क्योंकि वहाँ दल विरोधी कानून लग जाएगा ना। तो कुल मिला के हम पूरी मानव जाति के रूप में देखें ना, फंस गए, है ना, फंस गए। और सभी जगह पर ऐसे ही लोग हावी हैं राजनीति सत्ता में। ज़्यादातर अभी दुनिया में जितने भी जो लोग हैं जो सत्ता पे कब्जा किए हैं वो अति संपन्न, है ना, शोषक अपराधी टाइप के लोग हैं, है ना। भारत में भी जितने मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो उनमें भी ज़्यादातर के खिलाफ हम लोग अखबार में देते ही रहते हैं कि इतने लोग क्रिमिनल केसेस हैं, इतने पे मर्डर के केस हैं, इतने पे रेप के केस हैं, फिर भी वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मतलब हमारे पास ये भी कानून नहीं है कि आप जब तक ये केस से मुक्त नहीं होगे तब तक पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, वो भी नहीं है ना। बल्कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का परमिशन नहीं होगा ना, हाउस का है। अभी पेपर में आया एक सप्ताह या 2 सप्ताह इतने क्रिमिनल हैं। हाँ, क्रिमिनल वो स्थिति है। संसद सभ्य है, धारा सभ्य तो है। हमको क्या है, हम ये मान के जिए कि ये तो चलता ही रहेगा, ये तो घोर कलयुग है और अभी कलयुग जब तक है तब तक ऐसे ही रहेगा। जैसा भी है ले दे के हम अपना जीवन ठीक कर लें, अपने परिवार का कर लें, हम कहाँ झंझट में पड़ेंगे, ये सब है ना। एक तो ये तरीका है सोचने का, जीने का। और जो थोड़ा बहुत समाज से पीड़ा आती है तो मेडिटेशन कर लें, आरती कर लें, किसी मंदिर में घंटा बजा लें, है ना, कहीं थोड़ा दान वान कराएं, अपना हो गया, हमारी ज़िंदगी कट गई। बाकी जो है जिसको जो भोगना है भोगे, ऐसा एक विधि ये भी है, मतलब जिसको हम लोग करें। तो यहाँ पर ये वाली विधि पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब कैसे ठीक हो सकते हैं, व्यवस्थाएं कैसे, मानसिकता, व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, सुरक्षा, सब कैसे ठीक हो सकते, इसके लिए विचार करें। हम ये नहीं कह रहे आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, है ना, विरोध में लिखो, काले झंडे दिखाओ, पीले झंडे दिखाओ, वो नहीं कह रहे। सोचें तो सही, सोचने में क्या तकलीफ है भाई, कैसे ठीक हो सकता है, क्या हमको कोई समाधान दिखता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस विधि से समाधान दिखता है। यदि अनुभवमूलक विधि से न्याय धर्म सत्य के अर्थ में हम विचार शक्ति को नियोजित करते हैं, है ना, उसके आधार पे यदि हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को देखते हैं, लगाते हैं। हाँ हाँ, ज्ञान का मतलब है सह अस्तित्व के अर्थ में। अभी हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचें तब वो ज्ञान हुआ, उसको कह रहे हैं सह अस्तित्व, है ना, वही विवेक है। यदि हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो हम स्वार्थी हैं। विवेक सबके लिए, विवेक यानी सबके लिए। सबके लिए। हाँ, जैसे मान लो हिंदू के लिए सोचता है, ये अविवेकी है। विवेक तो सबके लिए होगा, नहीं तो विवेक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप विश्वास से जीते हैं तो आप कहें मैं अपने समुदाय के साथ तो विश्वास से जीता हूँ, दूसरे समुदाय से डर लगता है तो उनसे अविश्वास है। इसका मतलब है हम विश्वास से नहीं जीते। और ये आगे ज्ञान, विज्ञान सूत्र लिखा है। विज्ञान का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था क्या? हाँ, सारा विज्ञान व्यवस्था का अध्ययन होता है, व्यवस्था के लिए होता है ना, व्यवस्था में भागीदारी के लिए है सारा विज्ञान का।
विज्ञान का नियोजन कहाँ होता है? उत्पादन में होता है ना, उत्पादन में। क्या बोले? विज्ञान का एप्लीकेशन कहाँ पर है? प्रोडक्शन में। व्यवहार में थोड़ी होता है विज्ञान। जैसे हमको अपनी पत्नी के साथ जीना है, इसमें विज्ञान का क्या रोल है? कोई रोल। बच्चों के साथ कैसे जीना है, इसमें विज्ञान क्या करेगा? अच्छा, वो व्यवस्था का सब। हाँ, वो घर बनाने में है ना, पंखा कूलर बिजली ये सब बनाने में विज्ञान का उपयोग। तो ये सब होने से कोई हम संबंध में तो जी नहीं सकते। आप सोचो कि आप घर में एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, है ना, आपको इंटरनेट हो, कार हो, ये सब हो, तो आप संबंध में जी लेंगे? नहीं जी सकते। विज्ञान विधि से ये आ जाता है ना, विवेक नहीं आता। अच्छा। तो विज्ञान का अपना एक सीमा है ना। एक कुर्सी फर्नीचर बनाना है तो आप बना लेंगे विज्ञान विधि से, है ना। लेकिन कुर्सी फर्नीचर होने से आप संबंध में जीना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो। नहीं तो सब कुर्सी फर्नीचर रख के अपना जीना सीख जाते, समस्या खत्म हो जाती। तो बुद्धि में विवेक आना चाहिए। हाँ, विवेक आना चाहिए। विवेक का मतलब संबंध में कहावत है, राजा भी दुखिया रंक भी हाँ, दुखिया। लेकिन परिवार तक जीना विवेक नहीं है, बराबर। वो स्वार्थ है, वो विवेक नहीं है। हम परिवारों की सीमा तक, जैसे मान लो हम कहें हमारी कॉलोनी में हम लोगों का बढ़िया चल रहा है, वो भी विवेक नहीं है, क्योंकि दूसरी कॉलोनी जो है समस्या बन जाएगी आप। ज्ञान और विज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों को मिला के संपूर्ण ज्ञान कहते हैं। और थोड़ा बोलो विवेक के ऊपर। जैसे आपने कहा कि अभी जो मतलब जो पॉलिटिकल पूरा सिस्टम है, मतलब हम जो मानवीय शिक्षा की दर्शन में बात कर रहे हैं कि मानवीय शिक्षा ही एकमात्र सॉल्यूशन है सारी चीज़ों का, वो बात तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है और बहुत क्लियर भी है। लेकिन है ना, मतलब सामाजिक लेवल पे हम जैसे शिविर ले रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, जैसे अभी जो भी स्टेट बोर्ड है, CBSE है, या जितने भी इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं, तो उनका एक कंप्लीट करिकुलम, पूरा कंटेंट, सब कुछ, सिलेबस, एवरीथिंग, इवन एवरी डे लेसन प्लान तक सारी चीज़ें सेट किया जाता है वेल इन एडवांस। तो है ना, हम जब ये मानवीय शिक्षा की जब बात कर रहे हैं, तो है ना, हम है ना उसको कैसे हम लाएंगे, मतलब है ना, किस तरह से उसका एक रियल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा विद्यालयों में, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा कि है ना, सिस्टम में भी तो ऐसे जो दर्शन को समझ रहे हैं मान लो, और जिनको पॉलिटिकल सिस्टम का भी नॉलेज है बहुत अच्छे से, तो है ना, तो उनको भी तो सिस्टम में जाके काम करना पड़ेगा ना। मतलब वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण है, सारी चीज़ें, करप्शन है, वो सब तो हमको देख ही रहे हैं, मानव जाति जूझ रही है उससे। लेकिन जो उनके पास सत्ता है, पावर है इम्प्लीमेंट करने की, तो वहाँ पे भी तो दर्शन वाले लोगों को जाना होगा ना, सिस्टम में उतरना होगा, और है ना एक शिक्षा में इसको एक, जैसे आपने कहा कि परिवार से ऊपर उठ के पूरे समाज का सोचना, तो वो तो वहाँ पे सिस्टम में जाके ही काम करना होगा ना। मतलब ऐसा अगर हमको सही में इसका लोक व्यापीकरण करना है, तो हमको करप्ट होना पड़ेगा। नहीं, करप्ट क्यों होना पड़ेगा, मतलब फिर आप बताओ क्या करें फिर? उसको हमको क्यों जाना पड़ेगा? उनका 100 बार अटकी होगी तो हमारे पास आएंगे। नागराज जी बोलते, यदि उनको यदि सुधरना है, उनको शिक्षा को ठीक करना है, उनको अपराध प्रवृत्ति से निकलना है,
उनको लूट तंत्र से बाहर आना है, तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। हम उनके लूट में शामिल होकर ठीक नहीं कर सकते। इससे कड़ी और क्या भाषा बोलूं, बताइए। आप कुछ बोलो। नागराज जी ने बोला दिया जला है ज्वालामुखी होगा। दावानल बनेगा ऐसा। नागराज जी बोले ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, तो जवाब ऐसा मर्म में जो मैं समझाऊं बोल रहा हूँ, दिया जला है ज्वालामुखी होगा, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, और कुछ बोलना? मतलब ये तो कहीं ना कहीं हम जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम सिस्टम में पहले तो वो सिस्टम नहीं है, इसको भाषा को ठीक करिए। वो अव्यवस्था है। अव्यवस्था को ठीक करना है तो हमारी आवश्यकता है। अव्यवस्था में चलाना है तो वो चला ही रहे, उसमें हम क्या कर सकते। जैसे मान लो आज भारत सरकार जैसा चल रही है, यदि वो चलाने में उनको लगता है हम ठीक कर सकते हैं, तो वो आपको बुलाएंगे ही क्यों? उनको पहले रियलाइज़ होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो अपराध है, शोषण है, तो वो कैसे डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है। तब वो जागृत व्यक्ति को तलाशेंगे, सलाहकार बनाएंगे, सम्मान से पूछेंगे। आपको बाकी जो सेक्रेटरीज हैं वो सुनेंगे, मंत्री सुनेगा नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला, वो तो आपको सुनाने वाले हैं। अगर उनको लगेगा कि आपसे उनका प्रभाव बढ़ता है तो आपको अपने साथ रखेंगे ताकि आप उनके तंत्र में भागीदार हो जाए, नहीं तो आपको नहीं रखेंगे, बाहर कर देंगे। तो भैया जैसे तो हम जो बाबा ने जो पूरा ये मानवीय शिक्षा का जो प्रस्ताव रखा है, तो उसको हम लाइक उसका स्वरूप इम्प्लीमेंटेशन का कैसे क्या होगा? इससे नई व्यवस्थाएं निकलेंगी। नई व्यवस्था विकल्प के रूप में लोगों के सामने आएंगी, तो वो अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। यदि नया स्कूल बनता है और वो स्कूल सक्सेसफुल होता है तो जो पुराने स्कूल हैं उनसे इंस्पायर होंगे। जैसे खेती में हम कोई विकल्पात्मक विधि से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाते हैं और उत्पादन ठीक कर पाते हैं, यानी कम श्रम में ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं, तो बाकी लोग उसको अपनाते हैं। तो वैसे ही शिक्षा में होगा, वैसे ही व्यवस्था में होगा, वैसे ही जुडिशरी में होगा, वैसे ही आचरण पद्धति में होगा। यदि हम आचरण में हम प्रमाणित होते हैं 10-20 परिवार, 100 परिवार, मान लीजिए अहमदाबाद में 100 परिवारों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनते हैं, तो बाकी लोगों को तो लगेगा हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे। और यदि हम नहीं कर पाते हैं, हम किसी के परिवार में जाके कुछ बोलेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो डांट और देंगे कि आप तो खुद तो ऐसे करते हो। ऐसा भैया जैसे आपने कहा कि ऐसा एक विद्यालय हमको खोलना होगा, या जहाँ पे ये इस तरह हमको नहीं, समाज को, एक हमको और आपको नहीं। हाँ, मतलब उनको ये लगा कि ये वाला प्रस्ताव ज़्यादा ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वैसे ही चलेगा इसके अनुसार तो रिजल्ट ठीक आएंगे, तो बाकी गुजरात के स्कूल सीखेंगे, ऐसा हो। राजकोट में हो ना आदमी यूनिवर्सिटी में। भैया मतलब प्रैक्टिकली अगर हम है ना मतलब बात करें, जैसे अभी इतना 15 साल बाबा जी के साथ जिन्होंने भी काम किया, जैसे अभिभावक विद्यालय रायपुर में बना है ना, वो प्राइमरी ग्रेड तक ही है अभी भी। तो मतलब इतना 15-20 ईयर्स के ड्यूरेशन में इतना समय लगाने के साथ भी, तो वो चीज़ है ना, मतलब मेरा ये एक अपनी पीड़ा ही है मेरी, कि मैं इसको सही में समझने के लिए पूछ रही हूँ कि हम इसको मतलब है ना क्यों वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, या क्या चीज़ें कमी रह रही है। जो इम्प्लीमेंट करने वाला है उसको समझना नहीं है, उसको समझना होगा तो होता है।
हमको समझना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए टाइम लगता है। नहीं, पर हमको उन्होंने समझना तो- नहीं है, हमको जीना नहीं है, हमको संसार को ठीक करना है, इसमें समय लगेगा। हमको समझना है, हमको जीना है, समय नहीं लगेगा। इससे सही, इससे सरल कोई उत्तर हो सकता है। जिनको भी समय लग रहा है, उनके समय लगने का कारण है बिना समझे करना है, बिना जिए करना है, इसलिए समय लग रहा है। और इवन जैसे हम चलो 9th स्टैंडर्ड तक ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे 10th या फिर बच्चों का जो वो या वो ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं, तो है ना प्रैक्टिकली मतलब है ना फाइनली कहीं ना कहीं हम चाहे इसको लेके भी आएंगे, चलो अपना विद्यालय बनाएंगे, लेकिन है ना फाइनली जो बोर्ड सिस्टम है तो वो तो कहीं ना कहीं हमको वापस सिस्टम से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना। क्यों जोड़ना पड़ेगा? जब हमको नौकरी नहीं करना तो हमको बोर्ड के कागज का करना क्या है? अगर नौकरी के लिए पढ़ना है तो पढ़ना ही क्यों है? फिर वहीं पढ़ेंगे जाके, ये क्यों पढ़ेंगे? जीने के लिए पढ़ना है तो हमको कागज की ज़रूरत ही क्या है? अभी हम भयभीत हैं तो हम पढ़ना भी चाहते हैं और कागज भी चाहते हैं ताकि हम नौकरी भी कर पाएँ और जीवन विद्या भी कर पाएँ। ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। क्या हो गया? बाबा जी ने तो कहा नहीं कि आपको कोई भी जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीने के लिए डिग्री लगेगी, अभिभावक विद्यालय का सर्टिफिकेट लगेगा, किसी विद्यालय का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी जागृत मानव परिवार में। ऐसा तो है। जागृत मानव परिवार में सब मिलजुल के उत्पादन करेंगे, जिसके पास जो कौशल होगा वो दूसरे को सिखाएगा। इसमें काई के स्कूल की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है, किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है किसी बोर्ड की, सर्टिफिकेशन की, डिग्री की। आपको यदि खेती करना है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री है, खेती नहीं आती तो आप खेती कैसे करोगे? खेती तो करने से आएगी ना, पीएचडी की डिग्री से थोड़ी आएगी। जैसे आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 90% जो प्रोफेसर हैं वो खेती नहीं करते, पढ़ाते एग्रीकल्चर है, खेती नहीं करते, उनको आती ही नहीं खेती। तो जो गांव का आदमी जो खेती करता है वो ही सिखाता है उनको, ऐसे नहीं ऐसे करते। जब वो जाते हैं खेतों में तब गांव का आदमी सिखाता, और ये जो सिखाते हैं वो खेती को बर्बादी करना सिखाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, कीटनाशक, ये रसायन, वो रसायन, उन्नत बीज, ये बीज, वो सब सिखाते हैं। तो इस देश में खेती को तबाह किसने किया? ये डिग्री वालों ने, ये कागज वालों ने। उन्होंने खेती बर्बाद कर दी पूरे देश की। ये जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, यही जो बोर्ड जिस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, जिन इमारतों को देख के आप बात कर रहे हैं, है ना, 10,000 एकड़ ज़मीन है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 10,000 एकड़। अच्छा। हाँ, फिर भी खेती नहीं करते, सब नौकरी करते हैं। सब प्रोफेसर लोगों को पैसे चाहिए, खेती नहीं करना है। और पैसा किन से मिलता है? जिनको व्यापार करना। मोनसेंटो कंपनी कुछ बताती है, उसी को पढ़ाते हैं, क्योंकि मोनसेंटो रिसर्च के लिए फंड देती है 5 करोड़, 25 करोड़, 200 करोड़ ऐसा देती है। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र वातावरण बनाते हैं, किसानों का प्रशिक्षण करते हैं, ये सब करते हैं। ये सारे बोर्ड सब अपराध में लगे हुए।
अब आपका ये प्रश्न हो सकता है, आप ऐसा बोलेंगे तो लोग कैसे अपनाएंगे, ये प्रश्न बन सकता है। आप इतना गाली बकोगे तो लोग क्यों सुनेंगे, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। हाँ। तो उसकी विधि है कि हम लोग जो है लोक शिक्षा विधि से समाज में जाएंगे, समाज में अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो इसलिए जीवन विद्या योजना में लोक शिक्षा योजना एक भाग है, जिसको आपने कहा सिविल लेंगे। हमको सिविल लेने के लिए किसी के सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? मतलब सिविल वही ले सकता है जो JNU से पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा है, जो PhD है, जिसने मास्टर्स डिग्री कर लिया जीवन विद्या में, वो सिविल लेगा, या जो समझ गया है, जो समझा सकता है वो लेगा? जो समझ गए, जो समझ गया है। इसके लिए डिग्री से कुछ नहीं होता है ना, बोर्ड से कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल बोर्ड हो, चाहे स्टेट का बोर्ड हो, चाहे लोकल का बोर्ड हो, बोर्ड से कोई संबंध नहीं, समझ से संबंध है। समझ का ही लोक व्यापीकरण होता है, सर्टिफिकेशन का होता है। जागृत मानव परंपरा में कोई बोर्ड नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी स्कूल कोई पैसे वाला नहीं चलाएगा, सरकार कोई स्कूल सरकारी नहीं होगी तो सरकार कोई स्कूल नहीं होगा, समाज का स्कूल होगा। समाज अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा को निश्चित करेगा। भैया लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें धरती पे उतरना पता नहीं इसमें कितने साल लग जाएंगे, लेकिन है ना, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, हमारे बच्चे जो भी, चलो हमने एक विद्यालय खोला, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे जैसे एक सिंपल उसको आगे चल के आयुर्वेदा का BAMS का कोर्स करना है, ठीक है, अभी यहाँ पे की बात कर रहे हैं? नहीं, एक एग्जाम्पल, सपोज अगर हम ऐसा कोई विद्यालय खोलते हैं, है ना, जिसमें बच्चे को आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी आयुर्वेद उसको अगर सीखना है ना, और उसी में ही आगे बढ़ना है, बाबा जी ने कहा कि जो भी सीखना है उसका अभ्यास करने से ही सीखते हैं। पर जैसे हम अभी जिस वहाँ व्यवस्था पे में भागीदारी करते हैं उसी व्यवस्था को हम सीख पाते हैं। आयुर्वेद की जो परंपरा है उसमें भागीदारी करने से ही आयुर्वेद सीखते हैं, डिग्री से कोई सीखता नहीं। जो सच्चाई है वो ये है। नहीं, जो एक फॉर्मल पूरा बना हुआ है कि तुमको नीट की एग्जाम देनी है, या तुमको है ना, उनको कुछ नहीं आता वो, फिर तुमको एक उनको कुछ भी नहीं प्रॉपर आता। 5 इयर्स का जो भी XYZ क्योंकि कोर्स, उनको 12वीं तक आयुर्वेद पढ़ाया नहीं जाता है, 12वीं तक वो ब्लैंक रहते हैं, फिर एग्ज़ाम देके वो जो है एडमिशन लेते हैं। 4 साल तक उनको आयुर्वेद समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि नई भाषा, नए सिद्धांत, नए तरीके से सोचना, ये सब रहता है, समझ में नहीं आता। तब तक उनका 4 साल में परीक्षा होगी, डिग्री मिल जाती। फिर उनको किसी आयुर्वेद आचार्य के पास जाके सीखना पड़ता है। ऐसा है, मोस्टली स्थिति यही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2, 5, 10% सीखते भी होंगे, लेकिन 90% लोग डिग्री लेने के बाद कुछ नहीं आता। उनको ना आयुर्वेद का फिलॉसफी समझता है, ना सिद्धांत समझता है, ना विधि आती है, ना परीक्षण डायग्नोसिस आता है, नाड़ी देखना या और भी जो आयुर्वेद के डायग्नोसिस हैं वो नहीं आते। औषधि कैसे तय करना ये भी नहीं आता है। आयुर्वेद के आचार्य के पास रहते हैं तब भी नहीं आता है, नकल करते हैं वो। नकल कैसे करते हैं कि उन्होंने ये दिया था तो हम भी ये दे देंगे, बस क्यों दिया था हमको पता नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गुरुडम आता है, हमारा वैद्य, हमारा, और जो वैद्य होते हैं उनमें अहंकार आ जाता, हमने ठीक कर लिया, ऐसा। तो आयुर्वेद के डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा अहंकार दिखता है। सिद्धांत तो पता नहीं रहता, सिद्ध प्रयोग रहते हैं, वो सिद्ध प्रयोग के आधार पर उनमें अहंकार आ जाता। सिद्धांत का समझ नहीं रहता है। हमने कोई रोग ठीक कर लिया है ना, उसके कारण से सिद्ध प्रयोग हो गया, अब हम उस प्रयोग को सबको बताते नहीं हैं, उसके कारण हम उस रोग को ठीक कर पाते हैं, उससे उनका अहंकार बढ़ जाता है, उसी से एक्सपर्टीज़ आती है, हम विशेषज्ञ हो गए, और उसका उपयोग पैसा कमाने में होता है। तो सारे जो वैद्य लोग हैं जिनके पास सिद्ध प्रयोग हैं, सिद्ध फार्मूले हैं, उससे वो पैसा कमाते रहते हैं, बस इतना ही तो है आयुर्वेद। जिससे जन स्वास्थ्य सुलभता के अर्थ में आयुर्वेद थोड़ी है।
और जो उनके चेले होते हैं वो उसी औषधि को करते रहते हैं। हमारे ग्रैंडफादर वही देते, है ना, तो वहाँ बुखार के पेशेंट आते, वो पैरासीटामॉल देते थे, कोई दवाई देते थे। हमको आज तक पता है, हम भी वही दवाई दे देते। हमको पता ही नहीं पैरासीटामॉल क्या है, वो दवाई क्या है, क्यों दी जाती है। हमको तो दिखा बुखार है तो हमने कहा पैरासीटामॉल। हर परिवार में यही तो होता है, सब बता देते, दर्द हो रहा है एनासिन खा लो, ये हो रहा है ये खा लो, वो हो रहा तो फलाना का, नाक बह रही है सिट्राजिन खा लो। हमको पता है सिट्राजिन क्या करती बॉडी में जाएगा, हमको सिद्धांतों का पता नहीं। ये तो ज्ञान नहीं है ना, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसको प्रैक्टिकल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वो खाते खाते आपको शरीर में क्या क्या डैमेज कर लेते हो वो बाद में पता लगता। तो ये इस विधि से तो होगा नहीं, मतलब इस विधि से आयुर्वेद का भी लोक व्यापीकरण हुआ नहीं। अभी सरकार ने प्रचार विधि अपनाई है ना, तो अभी उनको समझ में आया कि नहीं होगा, तो अभी रिसर्च को प्रोत्साहित दे रहे। आयुष मंत्रालय जो है ढेर सारा रिसर्च के लिए फंड कर रहा है। इसके लिए भी कर रहा है कि कैसे आयुर्वेद की शिक्षा को स्कूली शिक्षा में ले जाया जाए, है ना। स्कूली शिक्षा में होगा तो 12वीं तक काफ़ी कुछ आयुर्वेद आ जाएगा उसको, वो सबसे उसके बाद यदि वो आयुर्वेद में जाएगा तो ज़्यादा उपयोगी हो पाएगा। तो अभी ये सब सिस्टम में बहुत सारा सुधार होना है। मतलब वही, चाहे ये एक मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन फिर भी अलग-अलग अल्टीमेटली वो व्यापार ही करेगा। कोई भी डिग्री लेके पढ़ के क्या करेगा, पैसे लेके ही तो इलाज करेगा ना, क्योंकि उससे दाल रोटी नहीं चली। हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संयम सुलभ रहेगा, वो परिवार परंपराओं में प्रतिष्ठित रहेगा, घरेलू जिसको कह रहे हैं चिकित्सा पद्धति के रूप में, है ना, और इसकी समझ के रूप में, जिसको अपन कहते हैं कि औषधियों का समझ परंपरा में रहेगा। ऐसा वो अभ्यास से ही आएगा। यदि हम उत्पादन नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये सब। तो हम यदि उत्पादन करेंगे तो हमको औषधियों का समझ, उनको बनाने का समझ, उनको कैसे उपयोग करना है उसका समझ, रोग के बलाबल को पहचानना, औषधि के बलाबल को पहचानना, ये तभी संभव है जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। कोई भी बोर्ड का हो जाए, अल्टीमेटली शोषण ही करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है ना, या कोई अमेरिका की हार्वर्ड में हार्वर्ड वाले अभी सबसे ज़्यादा उद्यम कर रहे हैं देश में, है ना। हार्वर्ड में पढ़ेगा, पढ़ के करेगा क्या? IIM अहमदाबाद में पढ़ेगा, करेगा क्या? शोषण ही करेगा, अपराध ही करेगा। जो लोग शोषण करने वाले लोग हैं उनके लिए मददगार होगा, यही तो होगा। और क्या, उसी जितना मददगार होगा उतना सैलरी बढ़ेगा, उतना पैकेज मिलेगा। जैसे आप एक शोषण का इंडस्ट्री चलाते हो और हम ये कहते हैं हम आपका प्रॉफिट 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो आप उसमें से 50% तक सैलरी दे सकते। तो हमने कहा कि हम आपका बिजनेस जो है 200 करोड़ का कर देंगे, 100 करोड़ का है, तो आप कहेंगे चलो अगर ऐसा करते हो तो हम आपको जो है 50 करोड़ देंगे सैलरी में। तो पैकेज हमारा हो गया 5 करोड़ 25 करोड़। अभी IT में तो 100 करोड़ का पैकेज होता है ना, 25 करोड़ का पैकेज होता है। वो इसी विधि से होता है कि आप जितना लूट रहे हो हमारी विधि से आप ज़्यादा लूट पाओगे। ईयरली पैकेज? हाँ, ईयरली 1000 करोड़ तक है। अभी कई लोग कंपनियां बनाते हैं, कंपनी बेचते हैं, तो पता लगा कि उनको 500 करोड़ मिल गया, 1000 करोड़ मिल गया, 5000 करोड़ मिल गया। अभी एक एलन मस्क की कंपनी किसी ने वो बेची ना, तो उसमें उनको करीब 50,000 करोड़ मिला। कंपनी बनाई, बेच दिया। ब्रेक का टाइम हो गया, खाना खा लिया। थैंक यू भैया। हाँ।